हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, सो वेरी 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 वार्म गुड मॉर्निंग। आपकी प्रिया मैम आपके लिए लेकर आई है 9th क्लास की बायोलॉजी की वन शॉट वीडियोस, और ये एक सीरीज में हम चलाएंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियोस में आपको क्या मिलता है, पूरा का पूरा चैप्टर मिलता है एक ही वीडियो के अंदर, सो दैट आप उसको रिवाइज कर सके, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और आपके एग्जाम के अप्रोच से, एग्जाम बेस्ड अप्रोच से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है, आप देख पा रहे होंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ को समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक आंसर चाहिए। लाइफ, लाइफ मतलब, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम जिंदगी, जीवन, तो लाइफ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे लाइफ को, कि कोई लाइव है, कोई नॉन लिविंग है, कोई लिविंग है। लाइक ये पेन नॉन लिविंग है, मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं लिविंग हूं, ये आप बहुत इजीली बता देंगे। लेकिन आपने कैसे पहचाना कि मैं लिविंग हूं और ये नॉन लिविंग? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तो वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, सो दैट मैं ये समझ पाऊं कि आपको कितना पता है इसके बारे में, आप ये डिस्क्राइब कर दीजिए मुझे। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करने वाली हूं वर्ड, दैट इज ऑर्गेनिज्म। लाइक क्या होता है, अब मैं एक एक बंदे को नहीं डिस्क्राइब कर सकती, ये राहुल है, ये श्रेया है, ये प्रिया है, या ये जो भी है, ये हॉर्स है, ये डॉग है, ये कैट है। तो मैं एक चीज, एक वर्ड मैंने यूज कर लिया सबको डिस्क्राइब करने के लिए। लाइक अगर मुझे डॉग को डिस्क्राइब करना है तो वो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर मुझे ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब करना है तो वो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं लिविंग आइडेंटिटी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सबको पता है क्या होता है, रिमोट वाले सेल, राइट? नहीं 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 मैम, ये क्या बोल दिया, रिमोट वाले सेल? रिमोट वाले सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हो सकते हैं? बच्चों, रिमोट वाले सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं होते डेफिनेटली, क्योंकि रिमोट और वो रिमोट वाले सेल तो नॉन लिविंग है, और लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कुछ ना कुछ लिविंग ही होगा। तो इसके भी नाम सेल ही है, नाम सेल ही है, बट वो लिविंग सेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब करो कि सेल होती क्या है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही है कि व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ सेल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन रटा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन बहुत सही है, बट क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कभी सोचा? सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। अच्छा, कोई भी घर बनता है, घर किस चीज से बनता है? तो सब लोग बोलेंगे कि मैम रिश्तों से। अरे वहां नहीं जाना, मैं स्ट्रक्चर पूछ रही हूँ। तो कुछ लोगों का जवाब आएगा कि मैम रूम से बनता है, लाइक किचन होती है, रूम्स होते हैं, बाथरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। अच्छा, एक रूम किससे बनता है? तो बोलेंगे वॉल्स से, दीवारों से। वॉल्स किस चीज से बनती हैं? ब्रिक से। ठीक है, अब तो हमारे हाउस का, हमारे घर का फंडामेंटल, या बोल सकते हैं कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है जिससे हमने उसे बनाया है? दैट इज अ ब्रिक। ठीक है, एक ईंट से हमने पूरी बिल्डिंग बना दी। तो वैसे ही हमारी बॉडी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, वो किससे बनी है? दैट इज सेल। तो मैं यहां लिख देती हूं, जैसे बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट, एक छोटी, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक है, वैसे ही हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मैम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं सेल में होते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? एक्सक्रीशन किडनी में होता है, डाइजेशन स्टमक में होता है। ठीक है,
और रेस्पिरेशन तो नोज से होता है, लंग्स से होता है, तो फिर मैम सेल से कैसे? नोज में भी तो कहीं से होता होगा ना। डाइजेशन स्टमक में भी तो किसी चीज का बना होगा ना। स्टमक किस चीज का बना है, वहां पे एंजाइम्स कहाँ से आए? तो वो सब सेल ने किया। ठीक है, लग रहा है कि स्टमक कर रहा है, बट स्टमक को बनाने वाली सेल्स क्या कर रही हैं? ये सारे काम कर रही हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट है सेल। अब एक सेल सारे काम नहीं कर पाती, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एक सेल भी सारे काम करती है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए उनको एक ग्रुप ऑफ सेल बनाना पड़ता है। तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, ये बन गया एक टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। फिर धीरे धीरे इस टिश्यू ने, अलग अलग टाइप के टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन्स बनाने शुरू किए। जैसे हमारा हार्ट बना दिया। हार्ट ऐसा दिखता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिखता, ये मैंने वैसे बना दिया। ठीक है, जैसे किडनी, किडनी कैसी होती है? बीन शेप। स्टमक कैसा होता है? जे शेप। ठीक है, जे शेप इस तरह का होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स बन गए। अब ये ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि माउथ से फूड पाइप जा रही है, फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। फिर वो स्टमक में जा रही है, स्टमक फिर इंटेस्टाइन में खुल रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है, मतलब पहले माउथ और ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, पूरे ने मिलके क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, तो ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या मैं बोल सकती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी। ठीक है, इसके बारे में हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्रीदिंग को जो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम है। अब इन सारे सिस्टम से मिल करके ये जो कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं, तो क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम होने से एक बॉडी बन सकती है? एक बॉडी के सारे काम हो सकते हैं? नहीं मैम, वो सांस कहां से लेगी? नहीं मैम, वो एक्सक्रीशन कैसे करेगी? है ना। तो ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो ये बड़ा ही सिंपल है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। डिस्कवरीज क्यों पढ़ रहे हैं? एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि यार ये सेल क्यों पढ़ना पड़ रहा है, किसने ये डिस्कवर किया था, किसका दिमाग हिल गया था जिसकी वजह से हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए क्या है, जरूरी है पढ़ना भी। अब किसी ने तो वो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होगा ना, किसी को तो पता चला होगा कि सेल कैसी दिखती है, या सेल होती भी है कि नहीं। क्योंकि सेल तो नेक्ड होती है, इतनी छोटी होती है कि हम नॉर्मल आईज से तो उसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखना पड़ा होगा। तो स्टार्टिंग में कोई तो ऐसा इंटेलिजेंट बंदा होगा जिसने माइक्रोस्कोप बनाया होगा, फिर सेल को देखा होगा, फिर उसकी नेमिंग की होगी, और आज हम इतनी स्टडीज तक पहुंच गए हैं। क्या इलाज संभव था सेल की स्टडी के बिना? क्या कोई भी चीज संभव थी? नहीं थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ डिस्कवरीज की, हिस्ट्री की। लाइक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है हमारे सेल के चैप्टर में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक ही थे। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे सेल को देखा। इन्होंने कैसे देखा, सेल को कहां देखा वो समझिए। जैसे क्या होता है, एक ट्री है, ठीक है, और ट्री ऊपर तो ग्रीन लीव्स होते हैं, इसका जो स्टेम, ये तना होता है, यहाँ पे ब्राउन सी स्ट्रक्चर होती है, राइट। इस ब्राउन स्ट्रक्चर को ऐसे निकाला, थोड़ा सा पीस निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि छोटे 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 डब्बे से बन रहे हैं। ठीक है, छोटे 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 ऐसे डब्बे से बन रहे हैं, और इन डब्बों को हम क्या बोलते हैं? इन डब्बों को इन्होंने बोला सेल। तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर भी किया और इन्होंने उसको नाम भी दे दिया। और ये जो ब्राउन पार्ट मैं बोल रही हूं ट्री का, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्क। ऐसे एक छोटा सा हिस्सा ले लिया था उस ब्राउन पार्ट का, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्क।
बट एक बात याद रखना कि कॉर्क जो है वो डेड है, लिविंग नहीं है। तो ये कहां देखा गया? डेड सेल में देखा गया, डेड सेल। ठीक है, सबसे पहले सेल डिस्कवर कहां की गई थी? डेड कॉर्क में की गई थी। फर्स्ट सेल डेड डिस्कवर की गई थी। किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और इसका नाम भी उन्होंने ही दिया था। उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट आए एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने फिर क्या किया? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी। ठीक है, उन्होंने डेड देखी, इन्होंने लिविंग देखी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर, जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है जो सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है, राइट, सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है, तो उसी तरीके से किसने ये डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? एक तरह से ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, चलिए परकंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। मैम ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बच्चों, एक सेल में से जितना भी डेड मटेरियल है, डेड चीजों को अलग कर दें, जो भी लिविंग बचा उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। सेल थ्योरी। अच्छा, जब सेल डिस्कवर हुई तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट को ना ये हो गया था कि हमें इसके बारे में और जानना है, इसको और एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, जिनमें से ये दो साइंटिस्ट का जो मतलब ये बोल सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट थी वो काफी ज्यादा थी, और इन्होंने सेल थ्योरी दी है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दी जिसको हमने नाम दे दिया सेल थ्योरी का। कौन थे? मैथियास श्लीडन एंड थियोडोर श्वान। श्लीडन जो है वो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं, और श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे, यानी जो एनिमल की स्टडी करते हैं। दोनों ने क्या बोला? दोनों ने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। बात तो सही थी, लेकिन आज हमें इतनी नॉर्मल क्यों लग रही है? उस टाइम पे तो बड़ी बड़ी बात थी, तभी इसका नाम दिया गया सेल थ्योरी, राइट, क्योंकि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज हमें इंफॉर्मेशन है चीजों की। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? इनकी इस स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट जोड़ दी, बट जोड़ी किस लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में, इनकी खुद की लैंग्वेज में। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल सेल्स केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स, देखो ऐसे समझो, ये एक सेल है, अब ये कहां से आया? ठीक है, ये सेल है, लेकिन ये आया कहां से? तो इन्होंने क्या कहा कि कोई एक सेल था पहले से, और उसने डिवाइड किया और ऐसे सेल्स बना दिए। ठीक है, तो ये सेल किससे आया? इससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फिर क्वेश्चन ये आता है, तो ये सेल किससे आया? फिर एक कोई सेल था जिसने डिवाइड किया और ये सेल बना दिया, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। तो फिर वो किससे आया? वो भी किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो मेरा क्वेश्चन, अरे मैम ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट सेल कहां से आया? फर्स्ट सेल कहां से आया ये पढ़ने के लिए आपको इवोल्यूशन पढ़ना होगा, जो कि आपकी फर्दर क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल ना ले, अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। इन्होंने बोला सेल कहां से आई? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और किस लैंग्वेज में बोला? लैटिन, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, साइज एंड शेप। ठीक है, चलिए बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेम नंबर ऑफ सेल से बने हैं। हमें जैसे मल्टीपल मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने। ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल का शेप कई बार अलग होता है, कई बार सेम होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, साइज अलग हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सेल नंबर की बात करते हैं। नंबर के बेसिस पे सेल को, ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
यूनिसेलुलर यानी नाम से देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी बच्चों बायो में जो आप सिर्फ नाम से समझ जाएंगे। अगर आपको नाम का मतलब पता है, वर्ड का मतलब पता है, तो आपको डेफिनेशन भले ही ना पता हो, आप उस वर्ड को, उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल है, जिसमें सिंगल सेल है, ठीक है, जो एक ही सेल से बना है। एक ही सेल में डाइजेशन हो रहा है, एक ही सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, एक ही सेल में एक्सक्रीशन हो रहा है, एक ही सेल में सारे के सारे प्रोसेसेस इसमें हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। मैम ये क्लैमाइडोमोनास क्या है? क्लैमाइडोमोनास एक एल्गी है, और एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी। क्लैमाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी है जो यूनिसेलुलर है। फिर पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब आपने सुना होगा, ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, जैसे यहां पे क्या दिया गया है? ये एक बैक्टीरिया दिया गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम पे जाओ, मल्टी को ब्रेक करो। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी, ठीक है। सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के जब एक बॉडी को बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे प्लांट्स, जैसे मैं, जैसे तुम, यानी एनिमल्स भी, हम भी तो एनिमल्स ही हैं। हाँ मम्मी कभी कभी जानवर बोल देती नहीं है, तुम जानवर ही हो, मैं भी। ठीक है, वी ऑल आर एनिमल्स, वी ऑल आर एनिमल्स। ह्यूमन, डॉग, कैट, हॉर्स, सब एनिमल्स हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल की शेप। अब बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की शेप्स देखी जाती है सेल की। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में भी बहुत सारी टाइप की सेल्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है दैट इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसी होती है? राउंड होती है और बाय कनकेव होती है। मैम ये बाय कनकेव क्या होता है? बाय कनकेव होता है लाइक एक है तो सर्कुलर ही, लेकिन बीच से ना ऐसे किसी ने दबा दिया उसको, तो बीच से कैसे चली गई? वो अंदर चली गई। वैसे सर्कुलर है लेकिन बीच से अंदर चली गई। तो इसकी शेप कैसे दिखाई देगी? अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे, ये ऐसी दिखाई देगी, ऐसे। अगर साइड से देखेंगे, यहां से दबा दिया, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर को यहां से दबा दिया तो ये अंदर चला गया ऐसे, तो ये क्या हो गया? बाय कनकेव। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी होती है? अमीबॉइड। अमीबा की क्या कोई शेप होती है? नहीं मैम, इरेगुलर होती है, तो ये भी अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। देन देखिए कॉलमनर एपिथेलियम सेल कैसी होती है? कॉलमनर एपिथेलियम सेल कैसी होती है? लॉन्ग सेल होती है, लॉन्ग सेल। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये सेल की शेप है, इस शेप को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। मैम ये स्पिंडल शेप क्या होता है? बच्चों स्पिंडल शेप का मतलब होता है जब कोई सेल ऊपर से नीचे से यानी पॉइंट से नैरो हो, एंड से नैरो हो और बीच से वाइड हो, तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं? उस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। ठीक है, अब ये खतरनाक सी शेप क्या है मैम? ये है हमारी ब्रेन की सेल। जैसे ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता है वैसे उसकी सेल भी कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल कैसी होती है? ब्रांच्ड। तो हमने अलग अलग तरह की शेप्स भी देख ली, नंबर के बेसिस पर भी देख लिया। अब आते हैं साइज के बेसिस पर। अगर मैं कहूं कि एक फीमेल में या एक मेल में, यानी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स भी अभी नहीं करते, चलो मेल और फीमेल को मिला करके देखते हैं। सबसे छोटी सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इज, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, वो है स्पर्म सेल। और स्पर्म सेल कहां मिलती है? स्पर्म सेल मिलती है मेल में। ठीक है, स्पर्म सेल कहां मिलती है? मेल में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल जो है वो मिलती है फीमेल में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओवा या ओवम भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब मेरे को कंपेयर करना है सबको, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको मुझे कंपेयर करना है और मुझे जानना है कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल एक बैक्टीरिया की है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत ज्यादा छोटी है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम वायरस तो इससे भी छोटा होगा। बेटा वायरस को हम लिविंग ही नहीं मानते, वायरस को हम सेल ही नहीं मानते। क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं मानते। इसके बारे में हम फ्यूचर में बेटर पढ़ेंगे, अभी उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, देन लार्जेस्ट सेल क्या हो? लार्जेस्ट सेल है हमारा ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं किसी घर में एंटर करूंगी तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, यानी दरवाजा इज अ बाउंड्री। दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा मैं अंदर नहीं जा सकती। वैसे ही सेल की जो बाउंड्री है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम सेल वॉल भी तो होती है। बिल्कुल होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी। तो मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ और लिख देती हूँ सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी। एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी एक ही बाउंड्री होती है। क्लियर हो गया? देन सेल के अंदर जब एंटर किया तो क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? यहाँ पे जेली लाइक लिक्विड कह सकते हो, मतलब ना तो वो लिक्विड है ना वो सॉलिड है, यहाँ पे एक पिलपिला पिलपिला सा, गिलगिला गिलगिला सा जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और सेल के सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस जितने भी काम हमारा ब्रेन करता है, लाइक ब्रीदिंग तेज करनी है, ब्रीदिंग आराम से करनी है, इस हाथ की मूवमेंट करनी है, यहाँ पर ये लिखना है, इसको याद रखना है, इसको भूल जाना है, कौन करता है हमारी बॉडी में? ब्रेन। वैसे ही सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब रेस्पिरेशन होगा, कब एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, कब ये डाइजेस्ट करेगी, किस चीज को डाइजेस्ट करेगी, कैसी इसकी शेप होगी, कैसी ये दिखेगी, कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, सब कुछ कौन डिस्क्राइब करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या होता है इसकी बात हम जरूर करेंगे। क्लियर? चलिए, फिर है ये कुछ ऑर्गेनलीज होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा छोटे 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 और भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलीज, जिनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल कंपोनेंट। अब एक एक पार्ट को हम आराम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट जो हमने बात की थी दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब बात ये आती है मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ठीक है, बाउंड्री है ठीक है, करती क्या है? वही गेट वाला काम। किसको अंदर लाना है, किसको नहीं लाना है, किसको एंट्री देनी है, किसको बाहर ही फेंक देना है, किसको सेल से बाहर निकालना है, कौन डिस्क्राइब करेगा? सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करती है कि कौन से किसकी एंट्री होगी, किसका एग्जिट होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई घुस सकता, लाइक फिर तो बैक्टीरिया भी चला जाएगा सेल के अंदर, तो बैक्टीरिया को एंट्री दे देंगे? नहीं। ठीक है, लेकिन फूड की जरूरत होती है, और फूड की जरूरत होती है तो फूड को तो एंट्री देनी पड़ेगी, लेकिन फूड भी कौन सा? ऐसा नहीं कि सारे फूड को एंट्री दे देगी। तो बहुत खतरनाक और कमाल का काम करती है सेल मेम्ब्रेन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब परमिशन किसको मिलेगी? सेलेक्टिव चीजों को। क्लियर? आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाउंड्री है, ये तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेल वॉल, मैंने बताया था किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में दो कवरिंग्स होती हैं,
इनर वाली सेल मेम्ब्रेन और आउटर वाली सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल रिजिड कवरिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल सी, सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है, ये एकदम रिजिड खड़ी रहती है क्योंकि स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, ये ताकत देती है। ठीक है, अब जैसे प्लांट है, ऐसे मान लीजिए प्लांट मूवमेंट तो कर नहीं सकता, कोई भी आके उसकी सेल को छेड़ देगा, हर्ट हो जाएगी, उसकी तो डिस्ट्रॉय हो गई बॉडी, हम तो भाग लेंगे, राइट। तो क्या, इसीलिए उसको क्या दिया गया, सेल वॉल दिया गया। ठीक है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर। अच्छा, एक चीज और मुझे डिस्कस करनी है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलके बनी होती है, एक लिपिड और एक प्रोटीन। मैम ये लिपिड क्या होता है? बेटा लिपिड जो है ना वो फैट जैसा सब्सटेंस होता है, फैट जैसे घी ऑयल जैसा, मतलब मैम जो घुलता नहीं है, जो मिक्स नहीं होता वाटर के अंदर, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और लिपिड भी कौन सा, इसको एक नाम दिया गया है, जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसका नाम है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड, ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनती है। अब बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर ब्रेन का काम कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में भी हो सकता है, सेल के इधर उधर पेरिफेरी पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पूरी की पूरी सेल में। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, डबल लेयर्ड, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, यहां बना देती हूं मैं, ये सेल है और ये जो न्यूक्लियस है उसमें डबल लेयर्स होती है। ठीक है, लेकिन ये जो डबल लेयर्स हैं बीच में से कहीं कहीं पे इनमें छेद भी है, ब्रेक। ठीक है, और इन छेद को हम क्या बोलते हैं, इन छेद को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इससे सब्सटेंस अंदर जाएगा, बाहर आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनेली को कंटेन करे, न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन से अंदर, क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। फिर आता है सेल ऑर्गेनेलीज। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज हैं, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी हम बात करेंगे। चलो, जैसे कि अभी स्पेशलाइज्ड, देखिए आपको दिखाते हैं ऑर्गेनेलीज। एक मिनट, इसकी स्लाइड चली गई वो, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे इस सेल में आप देख पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कोई इधर उधर स्ट्रक्चर है, कोई रंगीन सा, कोई, ठीक है, रंगीन तो हमने डाई से कर दिया। चलिए, जैसे ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ ही लिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैम ये सब है क्या, इनका काम क्या है, पढ़ेंगे भाई, थोड़ी शांति रखो, धीरे धीरे आ रही हूं मैं वहां पे। चलो बात करते हैं, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को आपने पढ़ा, एनसीईआरटी में इसी तरह के डायग्राम्स दिए गए, थोड़े कॉम्प्लेक्स दिए गए जिन्हें बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, यहां से भी आप बना सकते हैं। लाइक प्लांट सेल को हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं और एनिमल सेल को हम ओवल सी शेप दे देते हैं। एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी एक ऑर्गेनेली है, ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, एक साइड प्रेजेंट, सॉरी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे पेरिफेरी पे, सेंटर में नहीं होती क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में न्यूक्लियस को धकेल दिया एक तरफ, किसने, वैक्यूल ने। अभी नहीं समझ आ रहा होगा वैक्यूल क्या है, ठीक है, मैं समझाती हूँ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने बताया रिजिड कवरिंग है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैम कहाँ कहाँ होती है, बेटा प्लांट सेल में होती है, बाकी किसी में नहीं होती। मैम लिखा तो कुछ और हुआ है, बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, एनिमल्स और वायरस में नहीं होती, तो बेटा सही लिखा हुआ है। ठीक है, प्लांट और एनिमल का डिफरेंस ये है कि प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती।
बट कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें सेल वॉल होती है, जैसे प्लांट में सेल वॉल है और किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया में सेल वॉल है, किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। फंजाई में सेल वॉल है, बनी किसकी हुई है, काइटिन की। एनिमल में एब्सेंट है, वायरस में एब्सेंट है। वायरस तो सेल ही नहीं है, तो बिल्कुल कांटा मार दो इस पे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, जो याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सेल वॉल सेलेक्टिवली परमिएबल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर, चलिए। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लिपिड और प्रोटीन से बनती है। इसको डिस्कवर किसने किया था, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर किसने किया था, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ये बताती है कि किसकी एंट्री होगी और किसका एग्जिट। ठीक है, तो ये भी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेल में एंट्री लेनी है या एग्जिट, कोई बात नहीं, लेकिन वो दो तरह से लिया जा सकता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब क्या हो गया, आलसी सा थोड़ा। एक्टिव का मतलब क्या हो गया, एनर्जी है। लाइक एक्टिव सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया, एनर्जी। तो जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज करके हो, एनर्जी की हेल्प से हो, एनर्जी के बिना हो ही ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इस तरह के ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, यहाँ कोई एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम सेल में बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की या मूवमेंट की, तो सेल में ऐसा नहीं है कि जिस तरफ मन किया उधर चला गया, कुछ भी फूड भी उधर चला गया, कोई भी सब्सटेंस किधर भी चला गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर। लाइक कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगी। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर वो एनर्जी के बिना चली गई तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, कहां से, हाई से लो। और अगर एनर्जी यूज करनी पड़ी, एनर्जी कब यूज करनी पड़ती है कि भाई मैं तो लो पे हूं, मुझे हाई पे जाना है। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल देखो, ये एक सेल है, यहां पे कुछ फूड पार्टिकल्स हैं और बाहर बहुत ज्यादा है, तो सेल को भी चाहिए सॉरी, तो ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में, और यहां पे कोई एनर्जी नहीं लगी, तो ये कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब यहां पे क्या है, यहाँ पे फूड जो है वो थोड़ा कम है, या कोई और सब्सटेंस है जो थोड़ा कम है, और अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन चाहिए अंदर और ज्यादा। अब कैसे जाएगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे जाएगा, एनर्जी यूज करके। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में एज इट इज, तो इसको लिख के आना, कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। ध्यान देना, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें एनर्जी की फॉर्म यूज होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी की फॉर्म में। लाइक एनर्जीज की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, कुछ हीट एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ मतलब हीट टेम्परेचर की फॉर्म में हो गई हीट एनर्जी जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पे जिस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है दैट इज एटीपी। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, धीरे धीरे जाएगा, स्लो मूवमेंट है, ये रैपिड मूवमेंट, एनर्जी मिल गई, अब भी रैपिड नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजिली निकल जाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स को टाइम लगेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया, जैसे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वैसे मैं आपको समझा चुकी हूं, आप इस स्लाइड में नहीं जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल स्लाइड हो गई। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ये फ्यूचर क्लासेस के लिए बेटर है। चलिए, ओके, डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन क्या होता है? मैम मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया, मेरी खुशबू वहां तक गई। वो कैसे गई? कुछ तो रीजन होगा। क्या मैं तो वहां नहीं गई, परफ्यूम भी वहां नहीं गया खुद से, ठीक है, बट जो परफ्यूम मैंने लगाया उसके पार्टिकल्स धीरे 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 एयर में से डिफ्यूज हो गए। लाइक अपने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया पार्टिकल्स ने, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्मेल कहाँ तक आ रही है? इस कोने में लगाया था वो दूसरे कोने तक आ रही है। जैसे ही आप रूम में एंटर किए पूरा महक गया है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ? डिफ्यूजन की वजह से। क्यों? क्योंकि जहां मैंने परफ्यूम स्प्रे किया था वहां पे परफ्यूम की हाई कॉन्सेंट्रेशन थी और रूम के दूसरे कोने में लो कॉन्सेंट्रेशन थी। तो किस तरफ मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वही बात बोली गई है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब अपने आप मूवमेंट हो रही है, कोई धक्का नहीं लगाना पड़ रहा सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? Substances like carbon dioxide और ऑक्सीजन कैन मूव मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करती है हमारी बॉडी। चलिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है मैम, बट कई बार पूछ लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस बताइए। बिल्कुल बताएंगे। चलिए देखिए, ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, नहीं। यहां पे सिर्फ मूवमेंट किसकी होती है? वाटर की। यहां पे राजा साहब कौन है? वाटर, ठीक है। और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ होती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो जाएंगे। बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो सही है, बट किसकी? डिफ्यूजन में तो किसी की भी हाई से लो, बट यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आधा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की जा रही, वाटर की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक और बनाती हूं मैं। यहां पे वाटर है पूरे में और यहां पे सोल्यूट भी है, लाइक मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। और मैंने एक और बीकर लिया और यहां पर भी वाटर है, बट इस बार वाटर थोड़ा सा कम है। इस बार वाटर थोड़ा सा कम है, उतना ही दिखाऊंगी, लेकिन वाटर थोड़ा सा कम है और सोल्यूट बहुत ज्यादा। अब आप बोल रहे हो मैम कि वाटर कम है, लेकिन आपने तो इक्वल बनाया। जी हाँ, क्योंकि वाटर के बहुत सारा स्पेस किसने ले लिया? सॉल्यूट ने। तो वाटर किस तरफ मूव करेगा? अगर मैं यहाँ पे एक पाइप लगा दूं तो वाटर किस तरफ मूव करेगा? वाटर मूव करेगा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे की, वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यानी वाटर की मूवमेंट होनी चाहिए अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे की लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर मैं बात करती सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट किस तरफ मूव करता? सॉल्यूट मूव करता उल्टा, क्योंकि सॉल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर है, लो कॉन्सेंट्रेशन इधर है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में इसीलिए मैंने इसको क्लियर किया है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लगाना नहीं भूलना। क्लियर? इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होती है दो टाइप की, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडो एक्सो, थोड़ा सा वर्ड को डिस्क्राइब कर लीजिए। देखिए, एंडो का मतलब होता है एंट्री, नाम से समझ आ रहा है, एंट्री। जब किसी भी चीज के अंदर किसी चीज की एंट्री हो और सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एंडो मींस एंट्री। किसकी एंट्री? ऑस्मोसिस की, यानी वाटर की एंट्री, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है।
एक्सोऑस्मोसिस क्या है? वाटर का बाहर निकलना, एग्जिट ऑफ वाटर, ठीक है, एग्जिट ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चों को पजल होता है। सबसे पहले हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो, मैं एक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रख दूं, लाइक तीन चीजें हैं, तीन बीकर मैं बना लेती हूं, ये सेल तो तीनों में रखी है, बट इस सेल में जितना कॉन्सेंट्रेशन है सब्सटेंसेस का, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? ये लिक्विड, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल से ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेल से कम कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का, सेल से कम, किससे कंपेयर करें? सेल से कम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, ठीक है। और सेल के जितना ही कॉन्सेंट्रेशन है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है बाहर के लिक्विड में जिसमें हमने वो रखी है, तो बाहर के लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी पूछे हाइपरटोनिक मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल से ज्यादा हो, जिस सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेल से ज्यादा हो, जिसकी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेल से कम हो तो वो हाइपोटोनिक, और जिसकी सेल के जितनी ही हो तो वो आइसोटोनिक। और अभी मैंने बताया कि जब सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो धीरे धीरे सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा थी? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी सेल के अंदर, और बाहर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी? सोल्यूट की, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑस्मोसिस होगा, तो सारा का सारा पानी बाहर आ गया, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर गई। अब सेल श्रिंक कर गई, ठीक है, रिंकल्स पड़ गए, किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। कई बार आपको ये मिक्स एंड मैच में भी आ जाएगा, लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? सेल श्रिंक कर जाती है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट की और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इससे क्या होगा? पानी जो है वो सेल के अंदर मूव करने लगेगा, एंडोऑस्मोसिस होगी, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस होगी तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, और तब भी पानी जाता रहा जाता रहा जाता रहा तो सेल फिर बर्स्ट कर जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मम्मी ने कभी बादाम भिगोए, रेजिन्स भिगोए, दाख जिसको बोलते हैं, किशमिश बोलते हैं, भिगोते हैं तो फूल जाती हैं, राइट। किशमिश बिल्कुल ऐसे सिकुड़ी हुई सी होती है, उसको पानी में रखो रात भर, सुबह तक वो फूली हुई मिलती है। किसकी वजह से मिलती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है, उसको पानी एंटर कर गया, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट। क्लियर? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था, जब भी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाना है और एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल में एंटर करना है तो वो एनर्जी की हेल्प से करना पड़ेगा, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आता है प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, प्लाज्मोलिसिस, पी फॉर प्लाज्मोलिसिस, पी फॉर प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। प्लाज्मोलिसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में क्या कैसे होती है? देखो, प्लांट में मैंने बताया था दो वॉल्स होती हैं, बाहर वाली है सेल वॉल, सेल वॉल, और अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब देखो होता क्या है, सेल वॉल तो रिजिड होती है, कुछ भी कर लो हिलेगी नहीं, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है।
जब भी हम एक से प्लांट की सेल को किस में रख देंगे, प्लांट की सेल को मैंने रख दिया किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट की, तो क्या होगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, अंदर, तो वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। जब भी ऐसा होता है तो मैंने बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक करती है। आज सेल श्रिंक करेगी बट सेल वॉल उसी जगह पे रहेगी, वो तो रिजिड है, वो तो जिद्दी है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे श्रिंक कर जाएगी और सेल वॉल यहाँ पे रहेगी। तो ये जो श्रिंकेज है ऑफ प्लांट सेल और ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस। क्लियर हो गया, चलिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ सेल। जितने भी सारी की सारी चीजें कंट्रोल करनी है सेल के अंदर, वो कौन करेगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या है, लाइक आपकी आईज ब्लैक है या ब्राउन, कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। आपका कलर व्हाइट है, ब्राउन है, येलो है, कैसा है, कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। आपके अंगूठे का शेप क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। आपके हेयर्स का कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। तो एवरी चीज जो डिसाइड की जा रही है वो कौन कर रहा है, डीएनए। क्लियर। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था, विद पोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते, जैसे यहाँ पे आईज का कलर है, आईज का कलर कौन डिसाइड कर रहा है, डीएनए, राइट। ऐसे ही ईयर लोब ऐसे जुड़ा हुआ है साथ में, ऐसे कनेक्टेड है लगातार, या वो थोड़ा सा हैंग करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री ईयर लोब्स और इन्हें बोलते हैं अटैच्ड। किसी किसी के अटैच्ड होते हैं, किसी किसी के फ्री होते हैं। वो कौन डिसाइड कर रहा है कि कैसे होंगे, वो डीएनए डिसाइड कर रहा है। डीएनए प्रोटीन्स भी बनाता है। फिर बात आती है क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम। मैं इस पर स्टार लगाना चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं क्रोमेटीन और क्रोमोसोम पे, ठीक है। देखो अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर डीएनए बस ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, धागे की फॉर्म में बिखरा पड़ा है और उसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं दे रही, उसको बोलते हैं क्रोमेटीन। क्रोमेटीन मतलब स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही डिस्पर्स्ड है, ठीक है। ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बस ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसी सेल के अंदर जब डिवीजन होगा तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पर्टिकुलर शेप ले लेंगे क्रोमोसोम्स की, यानी ये कंडेंस होकर के एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहां दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई हुई है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमेटीन क्या है, क्रोमेटीन का मतलब है स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स्ड थ्रू आउट न्यूक्लियस। क्रोमोसोम का मतलब क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लियर। जब वो पर्टिकुलर शेप में आ जाए, और वो ऐसा कब करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे करता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के बेसिस पर दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। नाम से समझिए, कैरियोटिक वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब आप समझिएगा कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। कैरियोन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। और प्रो मींस प्रिमिटिव, ये वो एप्पल वाला प्रो नहीं है, ये क्या है, ये प्रिमिटिव वाला प्रो है, ठीक है।
ये कौन सा प्रो है? ये एप्पल वाला प्रो नहीं है, ये प्रिमिटिव वाला प्रो है। प्रिमिटिव वाला प्रो यानी पुराना, ठीक है, वरना कहीं कुछ 17 प्रो एक्स लिखा है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता। यू कैरियोटिक, कैरियोटिक मीन्स कैरियोन न्यूक्लियस, और यू मीन्स ट्रू, जहां पे ट्रू न्यूक्लियस है। होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं सबसे पहले तो उनमें सिंगल सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल में सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है ना, वो न्यूक्लियस में नहीं होता, ऐसे ही पड़ा होता है कहीं कहीं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसे ही पड़ा, इसके अराउंड न्यूक्लियस नहीं है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बट यूकैरियोटिक सेल में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है डीएनए, ठीक है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसको एक पर्टिकुलर कमरा दे रखा है, जगह दे रखी है, कंपार्टमेंट दे रखा है, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल नॉर्मली स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो लार्ज होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, क्यों है? क्योंकि उसमें ऐसा मिलता है। हम या फिर हॉर्स, कैट, डॉग, प्लांट्स वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद ये जो ऐसे ही पड़ा है ना इस जगह को, इस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, बट कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई पर्टिकुलर कंपार्टमेंट नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, न्यूक्लियोइड कहाँ मिलता है? न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स पे मिलता है, ठीक है। अब जिन सेल्स में ऐसा न्यूक्लियस मिलता है, यानी ऐसा न्यूक्लियोइड मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होते, सिर्फ एक ही ऑर्गेनली होता है। कौन सा होता है? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, यहां पे सारे ऑर्गेनलीज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ये मैंने दिखाया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है? ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में डीएनए को बस ऐसे ही पड़ा हुआ दिखा दिया, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, और इसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। जबकि डीएनए जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक में किसके अंदर पैक्ड है? ये न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। न्यूक्लियस के अंदर जब ये पैक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनलीज मींस लिटिल कंपोनेंट्स, मतलब देखो न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म में और भी चीजें होती हैं, और भी ऑर्गन्स होते हैं सेल के, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनली, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनली। चलो इसको पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनली तीन तरह के हैं मेम्ब्रेन के बेसिस पर। एक ऐसे होता है जिनके बाहर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल वॉल है। एक ऐसा होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है ऑर्गेनली के बाहर। एक ऐसा होता है जहां पे मेम्ब्रेन है ही नहीं। सिंगल वाले कौन से? वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया भी था, पोर्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन होती है, वही बताया गया। और राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये एज इट इज आप याद कर लीजिए, ये आपके काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जैसे मान लो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ना ऐसे ऐसे इरेगुलर सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे इस इमेज में भी दिखाया गया है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये, और इसके अराउंड ये ऐसे ये जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, मेम्ब्रेन्स ही तो है जो ऐसे फोल्ड हो गई है, तो मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट है, एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रफ है, इसने सरफेस को रफ कर दिया। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस ऐसे ही पड़ा है, कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट इसके ऊपर, तो ये कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ है। तो जो रफ वाला है राइबोसोम है क्योंकि, तो यहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे राइबोसोम नहीं है तो वहां पे जो है लिपिड का फॉर्मेशन होता है, यानी फैट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू आउटर सरफेस विद सिंथेसिस प्रोटीन्स, हैज स्मूथ सरफेस डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स एंड सिंथेसाइजेस लिपिड्स। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई बार हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है, कई बार क्या हमेशा ही प्रेजेंट होता है लिवर में। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं या कुछ हमने पॉइजनस खा लिया, कुछ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के थ्रू अंदर जाते हैं, उसको डिटॉक्स करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। क्लियर हो गया? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सुनते ही फर्स्ट चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए, फर्स्ट चीज दिमाग में आनी चाहिए पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? पावर हाउस का मतलब क्या होता है कि एनर्जी देता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, होता क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डाइसेक्शन कर दिया जैसे। ठीक है, अब देखो इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक ये और एक ये, और ये वाली फोल्ड बना रही है, ऐसे फोल्ड्स बना रही है। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और इन पे जो है ना, इन पे छोटे छोटे एंजाइम्स लगे होते हैं। ये एंजाइम्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन वाला, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, इसको इसके जो ये बोलते हैं ना हम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए है, इसको न्यूक्लियस की इतनी जरूरत नहीं है, खुद के प्रोटीन्स हैं, खुद के क्रोमोसोम्स हैं, आदि मशीनरी लेके बैठा हुआ है ये। ठीक है, ये भी एक अलग ही तरह का ऑर्गेनली है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में कभी भी प्लास्टिड नहीं मिलेगा। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, आपको पता होगा कि जैसे ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन क्यों है, ग्रीन क्या है, ग्रीन क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट वाले प्लास्टिड में। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रीन भी नहीं होंगे। कई बार कुछ और कलर्स के भी होते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे गाजर रेड क्यों है, कोई फ्लावर पिंक क्यों है, क्योंकि उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि क्रोमोप्लास्ट पे है। क्लियर? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता, ये स्टोरेज करता है और सिंथेसिस करता है किसकी, फूड की। क्लियर? तो तीन तरह के प्लास्टिड्स हो गए, ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, राइट। और इसके अंदर ये जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को, एक सिक्के को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। और ऐसे बहुत सारे सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, एक रैक बन जाता है सिक्कों का, उनको बोलते हैं थाइलाकॉइड को, थाइलाकॉइड को, थाइलाकॉइड को ग्रैनम, ग्रैनम। ठीक है, चलिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, क्रोमोसोम है, प्रोटीन है, प्रोटीन फॉर्मेशन मशीनरी है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गन है, ऑर्गेनली है, इसके पास भी वो सारी चीजें हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम पे कोई बाहर से ऑर्गेनली नहीं होती, कोई भी बाहर से ऑर्गेनली नहीं होती। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमेशा याद रखना, राइबोसोम का जब भी नाम आएगा सीधा याद रखो प्रोटीन्स, कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने पढ़ा था, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका फॉर्मेशन होगा, लिपिड का। तो यही वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए
सेल डिवीजन यानी प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जैसे क्या समझाना चाहते हैं, सेल रिप्रोड्यूस कैसे करती है, एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है, डिवीजन की हेल्प से। ठीक है, डिवीजन भी दो तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। जब सेल डिवाइड करती है तो माइटोसिस में एक से दो सेल बनती है और मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है। माइटोसिस में जो ये दो सेल बनी वो इसके जैसी ही होंगी। मान लो इसमें 16 क्रोमोसोम्स थे तो इसमें भी 16 क्रोमोसोम्स ही होंगे दोनों सेल्स में। ठीक है, इसमें मान लीजिए 16 क्रोमोसोम्स थे तो ये सेल सेम नहीं होंगे, ये चारों सेल्स, इसमें 8 ही क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। जैसे कभी भी बॉडी में कुछ रिपेयर करना है, कहीं पे चोट लग गई, नई सेल्स बननी है, वो किसकी हेल्प से बनेंगी, माइटोसिस की हेल्प से। बट अगर बॉडी को रिप्रोड्यूस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवा स्पर्म बनाना है, तो वो किसकी हेल्प से बनेगा, मियोसिस की हेल्प से। तो इस तरह से दो तरह की डिविजन्स है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने क्रोमोसोम फर्स्ट सेल में हैं उतने ही क्रोमोसोम डिवाइड होके बनने वाली सेल में भी हैं। ठीक है, तो इक्वेशनल इक्वल डिवाइड हुए हैं। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, अगर इस सेल में 16 थे क्रोमोसोम्स तो डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनी उनमें 8 क्रोमोसोम्स ही हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ये मैं आपको बता चुकी हूं। रिपेयर और इंजरी वाले में होता है, यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करने, गैमेट्स यानी कि स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करने के लिए होगा। देन सेल डिवीजन ये इस तरह से दिखाया है, एक से दो सेल बन गई, यहाँ पे एक से चार सेल बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है मियोसिस में। ठीक है, ओके बच्चों, अब कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की डिस्कशन, क्योंकि चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ पीवाईक्यूज रखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जिनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है और कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर किस तरह से करना है। तो इन पीवाईक्यूज को भी चलिए मिलकर कर लेते हैं, चैट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सटेंडेड सेल थ्योरी, किसने सेल थ्योरी बनाई, सेल थ्योरी किसने दी थी, इनमें से कोई है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इनमें से सेल थ्योरी किसने दी थी, मैम श्लीडन एंड श्वान ने दी थी वैसे तो। ठीक है, लेकिन क्या रुडोल्फ विर्चो ने भी अपना पॉइंट ऐड नहीं किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मोलिसिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्लाज्मोलिसिस याद है, प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल ऐसे की ऐसे रह जाती है और क्या श्रिंक कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाती है अंदर से। कब होती है, जब बाहर क्या हो, कैसा सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, तब होती है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक में तो होगी ही नहीं, सेल कोई भी हो। एग प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हाइपरटोनिक तो दोनों में है, पजल नहीं होना। एग क्या है, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होती, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लीफ क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल में प्लाज्मोलिसिस होती है, तो यहां पे आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मोलिसिस कहां होती है, प्लांट सेल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which cell organelle consist of their own DNA and ribosome, ये मैंने आपको बताया था। कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दो ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड 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 क्लोरोप्लास्ट, बताया था ना, याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होता तो वो हो जाता, और दोनों होते तो दोनों हो जाते। चलो, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम किससे बनता है, बेटा जो लाइसोसोम है
वो बनता है किससे? लाइसोसोम बनता है गोल्जी अपैरेटस से। गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम बनाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनली देखा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ वही है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है और कोई भी नहीं मिलता? तो ऐसा ऑर्गेनली है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, सोचो, लाइसोसोम तो यूकैरियोट्स में भी मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। किस में नहीं मिलता? राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और सॉरी बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा अलग चली गई थी। देखो मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। बाकी सारे ऑर्गेनलीज प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। मैं उल्टा बोल रही हूं, देखो ऐसे बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और जो यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया भी था, और कोई ऑर्गेनली नहीं है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम मिलता है और ये मेम्ब्रेनलेस होता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, मैंने बताया था न्यूक्लियर रीजन जहां पे डीएनए ऐसे ही पड़ा है, नॉट वेल डिफाइंड, राइट, तो उसको क्या बोला था हमने प्रोकैरियोट्स में? उसको हमने बोला था न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, राइट, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की। Then, which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in cell? ये मैंने आपको बताया है, that is स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा? स्मूथ, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का। Then, which cell organelle is known as the suicide bag of the cell? सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या होता है? सुसाइडल बैग होता है लाइसोसोम। क्यों बोलते हैं हम इसको सुसाइडल बैग? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फूड को डाइजेस्ट करना है या किसी वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उसको लाइसोसोम में भेज दो, वो सारे एंजाइम्स आएंगे और उसको खत्म कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, सेल अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती, हमें सेल को खत्म करना है। सेल खत्म कैसे होगी? तो जितने भी एंजाइम, कई बार लाइसोसोम खुद को बर्स्ट कर देगा। जैसे ही बर्स्ट करेगा सारे के सारे एंजाइम सेल में फैल गए, अब पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो गई, यानी लाइसोसोम ने अपनी ही सेल का सुसाइड कर दिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? इनमें से कौन सा ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? इनमें से सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 तरह के बताए थे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दीज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल? ब्रेन ऑफ सेल कौन करता है? न्यूक्लियस। मैंने बताया है, ये आपको सारे क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन आल्सो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ, कुछ बोलेंगे प्रोटीन्स, कुछ बोलेंगे लिपिड्स, बट ये तो दोनों की बनी है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बताया था मैंने, लिपिड्स थोड़े ज्यादा होते हैं, प्रोटीन थोड़ा कम होता है, बट होते दोनों हैं। देन विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस यानी एटीपी, एटीपी यानी एनर्जी, कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of these is not a function of the vacuole? वैक्यूल का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? फूड का स्टोरेज कर लेता है, प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, फोटोसिंथेसिस, वेस्ट डिस्पोजल। यस, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल नहीं करता। मैम ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है? कई बार शेप प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है कि जब लिक्विड आके भर गया, सेल को एक पर्टिकुलर शेप में ला दिया, तभी तो जब वैक्यूल से पानी निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस।
दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं, इनमें क्या होता है, इनमें होता है न्यूक्लियोइड। वेल डिफाइंड तो होता ही नहीं, ऐसे ही पड़ा होता है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बिल्कुल भी नहीं, एक ही ऑर्गेनेली इनमें प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन लेस होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ बिल्कुल, क्या होता है, न्यूक्लियर्ड होता है, तो ये सही है। दे हैव अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल, नहीं, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। मैंने आपको बताया भी था, राइबोसोम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन आना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, विच फीचर इज कॉमन टू बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों का एक कॉमन फीचर, बोथ आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स, बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में मिलता है और प्लांट्स में भी, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए राइबोसोम, बिल्कुल सही। मैंने बताया था सेल्फ सफिशिएंट होते हैं डीएनए और राइबोसोम्स में, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर ये बना रहा है, हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर ये बना रहा है। आप इसमें वो डायग्राम भी लिख सकते हैं, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनली, ठीक है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सारी चीजें कौन कर रहा है, सेल कर रही है, इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में डिफरेंस में बता चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है, इसीलिए यहां है, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने पूरा एक टेबल बना दिया, या फिर जो मैंने पहले नोट्स में टेबल बनाया था आप वो भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। मैंने बताया जब सेल काम करना छोड़ देती है, जब सेल अपना काम ठीक से नहीं कर पाती या उसमें कोई डिस्ट्रॉय हो गया और उस सेल को हम नहीं चाहते अपनी बॉडी में, तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, जिससे सारे के सारे एंजाइम सेल में फैल जाते हैं, और जैसे ही एंजाइम सेल में फैलते हैं वो पूरी की पूरी सेल को खत्म कर देते हैं, इसीलिए खुद का सुसाइड हो जाता है सेल का, इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये यहां पर मैंने वर्डिंग्स में लिख भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, एक्सप्लेन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स हैं जिनको हम क्रिस्टा कहते हैं, और क्रिस्टा पे कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया पूरी की पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट द फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस इन अ सेल। गोल्जी अपैरेटस क्या क्या काम करता है सेल के अंदर। देखिए फर्स्ट है, ये मॉडिफाई करता है, ये पैकेजिंग करता है। मान लो ये सेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोटीन बनाया, राइबोसोम था इसके ऊपर प्रोटीन बनाया, इस प्रोटीन को यहां भेजना है, तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, गोल्जी अपैरेटस इस प्रोटीन को पैक कर देगा, या किसी और फॉर्म में भेजना है तो मॉडिफाई करके वहां भेज देगा। ठीक है, उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ये ट्रांसपोर्ट भी करवाता है मटेरियल्स का। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं किसके हैं, गोल्जी अपैरेटस के। लाइसोसोम भी गोल्जी अपैरेटस ही बनाता है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस को डिफाइन करो। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है वो डिफाइन करो, और प्लांट्स में ऑस्मोसिस हो रही है इसका एक एग्जांपल दो। देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी की भी हो सकती है, ऑस्मोसिस जो है वो वाटर की होती है। डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, बट ऑस्मोसिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होती है।
वाटर लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द ऑस्मोसिस, ये हो गया। चलिए, वाई डू प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी क्यों होती हैं और एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल्स क्यों होती है? क्योंकि वैक्यूल वाटर स्टोर कर सकती है, न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकती है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर सकती है, और ये शेप और टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर के बैलेंस में भी हेल्प करती है, जैसे रूट से वाटर लेना है, फिर वाटर को आगे पहुंचाना है, लीव्स तक पहुंचाना है, इन सारी चीजों को कौन हेल्प कर रहा है? वैक्यूल्स हेल्प कर रही है। बहुत सारे पिगमेंट्स को भी ये स्टोर करती है, तो प्लांट्स में वैक्यूल्स बड़ी होती हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग। ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे फंक्शंस जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एनसीईआरटी लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल एंड राइट एनी ऑफ 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है? डायग्राम आप एनसीईआरटी से ले लेंगे, बट डिफरेंसेस मैं बता देती हूँ। प्लांट में सेल वॉल होती है, यहाँ सेल वॉल नहीं होती, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, यहाँ पे स्मॉल पेरिफेरल वैक्यूल्स होती है, साइड साइड में प्रेजेंट होती है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है मोस्टली, ये राउंड या इरेगुलर शेप की होती है। क्लियर हो गया? चलिए, ये मैंने डायग्राम डाल दिया है, बट एनसीईआरटी का डायग्राम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है बच्चों, तो आज ये वन शॉट मैंने आपको एक शॉट दे दिया, एक वैक्सीनेशन दे दिया, किसका? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। और इसी तरह से हम इस वन शॉट सीरीज को आगे भी बहुत अच्छे तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर लाया गया था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।